गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं और जब भी ये लेक्चर आप तक पहुंच रहा है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की यूनिट 2 की शुरुआत आज मैं करने जा रही हूँ। यूनिट 1 का सारा लेक्चर, लगभग 12 से 13 लेक्चर मैंने करवाया है। हमारे ऐप जिन स्टूडेंट्स ने परचेज़ किया, हमारे बैच को जिन स्टूडेंट्स ने परचेज़ किया है उनको, और उसके साथ ही साथ ऐप पे हम हर यूनिट वाइज MCQs भी डाल रहे हैं। यानी जिन स्टूडेंट्स ने हमारे लेक्चर को परचेज़ किया है, हमारे बैच को परचेज़ किया है, उसमें वो हर यूनिट के बाद उनको MCQs भी मिल रहे हैं। आज यूनिट 2 स्टार्ट होने वाली है और इस यूनिट की पहली लेक्चर आपके लिए मैं इस यूनिट की पहली लेक्चर मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ, ताकि आपको ये एहसास हो कि अगर आपने बैच नहीं खरीदा है तो आप क्या मिस कर रहे हैं। हर यूनिट के बाद MCQs और हर यूनिट की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विद न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस। ऐसा बहुत कम कॉलेजेस में होता है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व भी कराया जाए, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व भी कराया जाए। और यहाँ पे हम थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को बहुत ही लगन के साथ सॉल्व कर रहे हैं, हर एक टॉपिक को सॉल्व कर रहे हैं। आज यूनिट 2 का पहला चैप्टर शुरू होने जा रहा है। वापस से ये एक डेमो लेक्चर रहने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक बैच नहीं खरीदा है, उन व्यूअर्स के लिए जो CS की तैयारी कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है, यूनिट 2 के पहले चैप्टर का नाम है प्रॉफिट्स बिफोर एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, या फिर अगर आपके BCom की टर्मिनोलॉजी में बोलें या CS की टर्मिनोलॉजी में बोलें, प्रॉफिट्स प्रायर टू प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। जब किसी भी कंपनी की हम बात करते हैं, कोई भी कंपनी के रजिस्टर होने की बात करते हैं, तो कंपनी के पास एक बहुत ज़मीनी हकीकत पर अगर मैं बात करूं, तो कंपनी के पास इनकॉर्पोरेट होने से पहले यानी पंजीकृत होने से पहले कुछ प्रेलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जिस्टिंग में होते हैं। प्रेलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स यानी वो अनुबंध जो कंपनी के लोग काम में लग जाते हैं। अब कंपनी आने वाली है, एग्जिस्टेंस में आने वाली है, तो उसके लोग काम में लग जाते हैं, अपना काम करने लगते हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को बनाने लगते हैं, अपनी पार्टीज़, अपने क्लाइंट्स को खड़े करने लगते हैं। ये सारे प्रॉफिट्स तब होते हैं, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स प्रेलिमिनरी इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि ये कंपनी इनकॉर्पोरेट यानी कंपनी के पंजीकृत होने से पहले हो रहे होते हैं। ठीक है, इनकी अकाउंटिंग कुछ स्पेशल तरीके से की जाती है और इस वजह से इसका क्या नाम दिया है, प्रॉफिट्स और लॉसेस भी हो सकते हैं प्रायर और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, यानी इनकॉर्पोरेशन के पहले भी हो सकता है और इनकॉर्पोरेशन के बाद भी हो सकता है। एक रनिंग बिजनेस जो होता है, जब एक रनिंग बिजनेस किसी भी व्यक्ति का, किसी भी कंपनी का जो रनिंग बिजनेस होता है, यानी वो बिजनेस काम में चल रहा होता है, तब ऐसी भी केस आ जाती है जब वहाँ के प्रमोटर जो होते हैं उस बिज़नेस को टेकअप करते हैं, मतलब उसके शेयर्स को डाइल्यूट करते हैं। अच्छा, ऐसा कब देखने मिलता है? अभी तक हमारी कंपनी एक पब्लिक कंपनी थी, अब हमारी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी होने वाली है। पब्लिक थी, प्राइवेट होने वाली है, तो वापस से यहाँ पे हमारे प्रमोटर्स अपनी कंपनी के शेयर्स को टेकअप करने लगते हैं, शेयर्स को बाय बैक करने लगते हैं। ये कुछ ऐसे असाधारण परिस्थितियाँ हैं जिनमें हमारे शेयर्स का, हमारे डिबेंचर्स का, हमारे पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर, जो पूंजी का सांचा होता है, पूंजी का ढांचा होता है, उसमें एक अलग ही तरह का बदलाव देखने को मिलता है। ये चैप्टर उसी बदलाव के बारे में बात करेगा। सबसे पहले इस चैप्टर में, ये चैप्टर है यूनिट 2 का पहला चैप्टर है, सबसे पहली चीज़ ये है कि प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट यानी पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन से पहले के मुनाफे और रजिस्ट्रेशन से पहले के घाटों का किस तरह से हम अकाउंटिंग करते हैं, किस तरह से उनके अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर पहले तो हमने समझना है कि ये प्रॉफिट और लॉस कैसे होते हैं, किस प्रकार हो रहे हैं। कि पहली चीज़, कंपनी लॉ क्या कह रहा है कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद ही एग्जिस्टेंस में आती है, पहली चीज़ ये कही गई। फिर इनके प्रॉफिट्स और इनके लॉसेस की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, और तीसरी बात यहाँ पे जो सीखना है, इसको कंप्यूट कैसे करना है। कंप्यूट करने का क्या मतलब है? यदि कंपनी ने, मान लीजिए कंपनी 1 अप्रैल 2025 को एग्जिस्टेंस में आई और पूरे साल 1 जनवरी से 31 दिसंबर, मैंने क्या बोला, 1 जनवरी 25 से 31 दिसंबर
1 साल कंपनी का कंप्लीट हो रहा है, मगर इनकॉर्पोरेशन का समय कब कंप्लीट हो रहा है? 1 अप्रैल 25 से लेकर 31 मार्च 26 तक जा रहा है। बात समझ में आ रही? यानी कि हमारा ये जो 1 लाख का ऑल ओवर प्रॉफिट है, इसका कितना हिस्सा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड को बिलोंग करेगा और कितना हिस्सा बिजनेस के नॉर्मल इनकॉर्पोरेशन के बाद के समय को बिलोंग करेगा। और जो हिस्सा प्री इनकॉर्पोरेशन के समय के पहले का है, मतलब इनकॉर्पोरेशन के पहले का है, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट है, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, और जो इनकॉर्पोरेशन के बाद की है, जो नॉर्मल है, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। यानी कि ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज योर एजुकेटर साक्षी। देखेंगे ज़रा, सबसे पहली चीज़ इंट्रोडक्शन कह सकती हूँ इसे मैं। जब किसी बिजनेस का पंजीकरण नहीं हुआ होता है, तब उस बिजनेस के जो मुनाफे और जो घाटे होते हैं वो कंपनी के प्रमोटर्स द्वारा बांट लिए जाते हैं, क्योंकि फ़िलहाल अभी हमारा बिजनेस एग्जिस्टेंस में आया नहीं है। मगर जैसे मैंने बोला कि कंपनी को सरवाइव करने के लिए ज़रूरी है कि कुछ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो गए रहे हों। इस वजह से बिजनेस के जो प्रॉफिट्स और लॉसेस कंपनी के पंजीकरण या कंपनी के रजिस्ट्रेशन या कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले किए जा रहे हैं, उन प्रॉफिट्स को, उन लॉसेस को, उन प्रॉफिट्स को और उन लॉसेस को कंपनी ने एक अलग तरह के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के तहत दिखानी है। यानी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जनरली की जाती है, उस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में ना करके उन्हें अलग तरह से दिखाना होता है, अलग तरह से दर्शाना होता है। ऐसे ही प्रॉफिट्स को, और मैं जहाँ जहाँ प्रॉफिट बोलूँ आपको समझना है कि लॉसेस का भी ट्रीटमेंट वही रहेगा, बशर्ते प्रॉफिट जहाँ है वो बढ़ा देगा, लॉसेस जहाँ है वो घटा देगा। तो ऐसे प्रॉफिट्स को हम प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स का नाम देते हैं। यानी वो प्रॉफिट्स जो किसी भी संस्था में बिजनेस के पंजीकरण से पहले होते हैं। और इन प्रॉफिट्स की खास बात क्या है? इन प्रॉफिट्स की खास बात ये होती है कि ये कंपनी के प्रमोटर्स के द्वारा फिलहाल बांट लिए जाते हैं। प्रमोटर्स की इच्छा पे वो चाहे इसको कंपनी के भविष्य के लिए इस्तेमाल करें, जो कि जनरली यही होता है कि प्रमोटर्स उस पैसे से अपने कंपनी के फॉर्मेशन के खर्चों को मीट करते हैं। मगर इसका कोई नियम, कोई संविधान नहीं है जो कहता है कि भाई प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स तुम्हें कंपनी के लिए इस्तेमाल करना है। ये पूरी तरह से प्रमोटर की इच्छा पे डिपेंड करता है। मैं एक जनरल आइडिया दे रही हूँ कि जनरली क्या होता है। अलावा इसके एक जनरल प्रैक्टिस में हम देखें तो यदि लॉस होता है, जैसे मैंने बोला प्रॉफिट हो रहा है तो वो बंट रहा है प्रमोटर्स में। अगर लॉस होता है तो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट कर दिया जाता है, या फिर जो जनरल प्रैक्टिस में होता है और जिसका रिकमेंडेशन, याद रखिए कोई नियम नहीं बनाया है, रिकमेंडेशन हमारी गैप के प्रिंसिपल्स देते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स देते हैं। वो ये कहते हैं कि आपने एक नया खाता खोलना है और इस खाते का नाम देना है लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। इस अकाउंट को आपने दिखाना रहता है एज एन एसेट बैलेंस शीट के साइड में। यानी कि बैलेंस शीट, या तो फिर आपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट कर दिया, मगर एक बहुत ही वैलिड, एक बहुत ही वाजिब दलील यहाँ पे आएगी कि जब संस्था आई ही नहीं एग्जिस्टेंस में, तो किस प्रकार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर रहे हैं आप। इस वजह से इन दलीलों के रिस्पॉन्स में हम एक लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का अकाउंट खोलते हैं, और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन के अकाउंट में बैलेंस शीट के तहत इनको एसेट के साइड में दिखाया जाता है। ठीक है, अगर बात आपको यहाँ तक क्लियर है। अल्टरनेटिवली इसको गुडविल अकाउंट में भी डेबिट किया जा सकता है। तो दो चीज़ें मैंने आपको बताई, और ये दोनों ही चीज़ें मैंने लॉस के रिस्पेक्ट में बताई। प्रॉफिट की बात अभी मैंने नहीं की है आपसे, प्रॉफिट का बस एक जनरल आइडिया दिया है कि कंपनी के प्रमोटर्स में बढ़ जाएगा, मगर इसका भी एक बहुत अच्छा खासा वर्किंग है। लॉस होता है तो दो चीज़ें कर सकती है कंपनी, और पूर्ण रूप से ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कंपनी क्या करना चाहेगी, कौन सा तरीका उसको पहले से या दूसरे से ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है या ज़्यादा बेटर तरीके से वो दिखा रही है। पहली चीज़, लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का एक अकाउंट बना के आप बैलेंस शीट में एज एन एसेट दिखा देंगे, या दूसरी चीज़ आप अपनी गुडविल अकाउंट को डेबिट भी कर सकते हैं। ये तो हुई लॉस की बात।
अब मैं बात करती हूँ, यदि कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, यदि बिजनेस में कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, तो ऐसे में ये जो प्रॉफिट है किसी भी कंपनी का, तो ऐसे केस में आपका जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, यानी कि कैपिटल रिजर्व अकाउंट में दिखा दिया जाता है। या फिर लॉस के केस में हमने गुडविल का अकाउंट डेबिट किया था, यहाँ पे हम गुडविल के अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, और जो अमाउंट हमारी एज अ प्रॉफिट रिसीव होती है, तब ये प्रॉफिट का अमाउंट, जैसे मैंने पहले लेक्चर के शुरुआत में आपसे कहा कि प्रमोटर्स में बढ़ सकता है, प्रमोटर्स बांट सकते हैं आपस में, मगर जब हम प्रॉफिट की ये ट्रीटमेंट करेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि गुडविल में हम दिखा देंगे, एज अ गुडविल उसको क्रेडिट कर देंगे, तब फिर ये प्रॉफिट अभी अभी जो कंपनी नहीं बनी है या जो नई कंपनी बनी है उसकी हो जाती है, यानी इसके बाद प्रमोटर्स इस प्रॉफिट को नहीं बांट सकते। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको सब क्लियर हुआ होगा। मैंने केवल आपसे जिक्र किया है कि कंपनी के प्रॉफिट की ट्रीटमेंट किस प्रकार की जाती है। मैंने बस आपसे कहा है कि यदि कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है और कंपनी ने यदि लॉस कमाया है, तो दोनों की क्या ट्रीटमेंट होगी, मैंने केवल उसकी बात की। मैंने आपसे कहा यदि कंपनी ने लॉस कमाया है तो पहली चीज़ हम क्या करते हैं, दो तरीके मैंने बताए। पहली चीज़, हम लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन करके एक खाता खोल देते हैं और इस खाते को हम एसेट साइड में दिखाते हैं अपने बैलेंस शीट में। या फिर यदि कंपनी ये तरीका ना अपनाना चाहे तो कंपनी के पास एक दूसरा रास्ता है कि कंपनी अपने गुडविल अकाउंट को डेबिट कर सकती है। ये तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गई हमारे लॉस के लिए। अगर प्रॉफिट की बात करें, ऑन द कॉन्ट्रास्ट अगर हम प्रॉफिट की बात करें, तो प्रॉफिट के बाद में मैंने बस इतना बोला, स्टार्टिंग में बोला कि यदि प्रमोटर्स उस प्रॉफिट को आपस में बांट लेते हैं तो कहानी ही ख़त्म है। मगर जनरली ऐसा नहीं होता है। जनरली कंपनी और जनरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड भी आपको इसकी अनुमति नहीं देता है, सजेशन देता है। यहाँ अनुमति शब्द मुझे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अनुमति शब्द का अगर मैं इस्तेमाल करती हूँ तो ये बात जाहिर होती है कि शायद ये लॉ के अगेंस्ट है। देखिए, ऐसे इसमें लॉ के बारे में कुछ नहीं बताया गया, हम जनरल बात कर रहे हैं। तो अगर हम जनरल रूप में बात करते हैं तो या तो प्रॉफिट की वो अकाउंट हमारे लिए कैपिटल रिजर्व की एक अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है, यानी वो हमारे बिजनेस के कैपिटल रिजर्व को बढ़ाती है, या फिर हमारे लिए गुडविल में उस अकाउंट की आपूर्ति देखने मिलेगी, यानी गुडविल अकाउंट उससे क्रेडिट हो जाएगा। आइदर केसेस में अगर प्रॉफिट की ये ट्रीटमेंट कर दी गई है, अगर इन दोनों ही केसेस में प्रॉफिट की ट्रीटमेंट कर दी गई है, तब ये प्रॉफिट प्रमोटर्स में नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता दिखेगा, तब ये प्रॉफिट प्रमोटर्स में नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता दिखेगा, नॉट अमंग द प्रमोटर्स। आई होप आपको मेरी बात यहाँ तक समझ में आई होगी, और ये चैप्टर का शुरुआत है। अगर आपने यहाँ तक चीज़ों को समझ लिया है तो आगे की चीज़ें आपके लिए एक मीनिंग बनाएंगी। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक सब क्लियर हुआ। अगर नहीं हुआ है तो ये पिछले 13 मिनट और 29 सेकेंड में मैंने जो बात कही, आप एक बार इसको रिपीट पे देखिए, फिर आप आगे की लेक्चर को कंटिन्यू करिए। ये नोट्स आपके लिए मैंने लिखे हैं, आप इन्हें चाहें तो अपनी नोटबुक पे लिख सकते हैं। अगर यहाँ तक बात हमारी समझ में आई है तो हमारा अगला जो टॉपिक है, अगली जो चीज़ है इस यूनिट में समझने लायक, इस चैप्टर में समझने लायक, वो आपसे जिक्र करता है कि इस प्रॉफिट और लॉस को इनकॉर्पोरेशन के पहले का, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया कि मान लीजिए हमारा बिजनेस एग्जिस्टेंस में आया 1 जनवरी 2025 को, और मान के चलिए अगर मैं कैलेंडर ईयर लेके चल रही हूँ, वैसे मैं 31 मार्च 2026 का जिक्र कर सकती थी आपसे, पर मैं कैलेंडर ईयर इसलिए लेके चल रही हूँ क्योंकि आपको समझने के लिए अगर आसान एग्जाम्पल दिया जाए, चीज़ों को जब हम पहली दफ़ा समझते हैं तो अगर हम इस आसान एग्जाम्पल्स के थ्रू समझें तो वो हमारे लिए ज़्यादा सेंस बनाते हैं। ठीक इसी तरह जब हम प्रॉफिट और लॉसेस को इनकॉर्पोरेशन से पहले, प्रॉफिट और लॉसेस को इनकॉर्पोरेशन से पहले देख रहे हैं, इनकॉर्पोरेशन से पहले देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि मान लीजिए हमारी एग्जाम्पल में मैंने कहा कि 1 जनवरी 2025 मैंने एक डेट ली, दूसरी डेट मैं ले रही हूँ 1 अप्रैल 2025, और तीसरी डेट मैं ले रही हूँ 31 दिसंबर 2025।
मार्च इसलिए नहीं लिया, जैसा मैंने कहा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगी अभी चीज़ों को। हमारा बिजनेस इनकॉर्पोरेट हुआ 1 अप्रैल को, और मान लीजिए हम कैलेंडर ईयर के हिसाब से चल रहे हैं, यानी हमारी जो बुक ऑफ अकाउंट है उसकी क्लोजिंग डेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 31 दिसंबर। तो बुक ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे आके क्लोज हो रहे हैं। अब ये जो समय आप देख रहे हैं 1 अप्रैल से 31 दिसंबर का जो समय देख रहे हैं, ये समय नॉर्मल बिजनेस का था, यानी हमारा बिजनेस इनकॉर्पोरेशन में आ गया था और हम जो भी प्रॉफिट्स लॉसेस दिखा रहे थे, मगर ये समय हमारा प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का था। जाहिर सी बात है, ये जो प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का समय है और हम इसी प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का अकाउंट यहाँ पे सीख रहे हैं। हमारे बिजनेस के ट्रायल बैलेंस में हमें जो मुनाफा दिख रहा होगा, जो दिखेगा, वो इन पूरे 12 महीने का होगा। इस चैप्टर में आपसे कहा गया है कि इस पूरे प्रॉफिट और लॉस को प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के पीरियड में डिवाइड करिए, यानी वो प्रॉफिट जो इनकॉर्पोरेशन के पहले था और वो प्रॉफिट जो इनकॉर्पोरेशन के बाद था। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रेशियो और प्रपोर्शन के साथ साथ चीज़ों के नेचर को समझना। बहुत सिंपल आप कह सकते हैं कि ये जो पहले 3 महीने का समय है ये प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन है और दूसरा पोस्ट टू इनकॉर्पोरेशन है, तो हम 3/12 और 9/12 करके अपने प्रॉफिट्स को डिवाइड कर देंगे। यानी ट्रायल बैलेंस में तो एक लमसम अमाउंट दिख रहा होगा ना प्रॉफिट में। मान लीजिए अगर हमारे ट्रायल बैलेंस में टोटल फिगर 12 लाख दिख रही है, तो हम बड़े आसानी से कह सकते हैं कि यदि 3 महीने का समय काल इनकॉर्पोरेशन के पहले का था, तो 12 में से 3 लाख इनकॉर्पोरेशन के पहले का मान लेंगे और 12 में से 9 लाख इनकॉर्पोरेशन और उसके बाद का मानेंगे, यानी नॉर्मल बिजनेस का मानेंगे। चीज़ें इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि चीज़ों के नेचर को समझना पड़ेगा। यानी कि अगर हमारे बिजनेस में रेंट है और रेंट एरिया पे डिवाइडेड है, सेल्स है और सेल अप्रूवल बेसिस पे डिवाइडेड है, तो यहाँ पे 9 महीने और 3 महीने का जो समय काल हमें देखने मिल रहा है उस हिसाब से डिवीजन नहीं किया जाएगा। तो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें समझने वाली ये होती है कि हमारे बिजनेस में जितना समय इनकॉर्पोरेशन के पहले का है उसकी ट्रीटमेंट हमें सीखनी है, और ये हम सीखेंगे एक क्वेश्चन के माध्यम से। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। सवाल आपके सामने है और सवाल की जो हेडिंग है, सवाल का जो टॉपिक है, यहाँ पे आपको सेल्स रेशियो और टाइम रेशियो को कैलकुलेट करने के बारे में मैं सिखाऊंगी। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि केवल टाइम रेशियो के आधार पर ही हमारा सारा सवाल लग जाए। तो सबसे पहले सवाल को देखेंगे, क्या कहा जा रहा है। लायन लिमिटेड को 1 अगस्त 2021 मान लीजिए, यहाँ पे 20x1 लिखा है, 20x1 लिखा है। लायन लिमिटेड का पंजीकरण 1 अगस्त 2021 को किया गया टू टेक ओवर द रनिंग बिजनेस ऑफ मेसर्स हैप्पी विथ एसेट्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। यानी लायन लिमिटेड ने हैप्पी लिमिटेड के एसेट्स को, हैप्पी लिमिटेड के लाइबिलिटीज़ को टेकअप करने के लिए अपना बिजनेस किया। और कंपनी के अकाउंट्स कब क्लोज किए गए, कंपनी के अकाउंट्स क्लोज हुए 31 मार्च X2, यानी अगले साल ख़त्म हुए। यहाँ शुरुआत हुआ, यहाँ ख़त्म हुआ और इनकॉर्पोरेशन हुआ कंपनी को टेकअप करने के 4 महीने बाद। एवरेज मंथली सेल्स, यहाँ तो हमें टाइम रेशियो की प्राप्ति होगी, मगर उसके आगे सवाल हमसे क्या कह रहा है ज़रा देखेंगे। सवाल ने हमसे कहा है कि जो एवरेज मंथली सेल्स है पहले 4 महीने की, इस साल के जो पहले 4 महीने की मंथली सेल्स है वो दुगनी थी अगले 8 महीने के मंथली सेल्स, यानी अगले 8 महीने के मंथली सेल्स से दोगुनी थी। तो सवाल आपसे पूछ रहा है कि आपने सबसे पहले टाइम रेशियो का कैलकुलेशन करना है और उसके बाद आपको सेल रेशियो की कैलकुलेशन करनी है। तो जल्दी से देखेंगे कि टाइम रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा। और आपने इस एक क्वेश्चन के माध्यम से ये भी जाना होगा कि केवल नए बिजनेस के लिए ही नहीं, एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को भी
जब कोई दूसरी संस्था टेकअप करती है तो ऐसा तो है नहीं कि वो एग्जिस्टिंग बिजनेस रुक जाएगा नई संस्था के लिए, उसके कार्यकलाप तो चलते रहेंगे। ये तो मैनेजमेंट के लेवल की बात है ना, उससे कस्टमर को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ना क्लाइंट को कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। इस वजह से बिजनेस के ऑपरेशनल एक्टिविटी नहीं रुकेंगी, बिजनेस की ऑपरेशनल एक्टिविटी जो कि तो चलती रहेंगी। मगर जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो ये प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के टाइम में डिवाइड हो जाएंगे। कैसे होते हैं आइए देखें। सबसे पहली चीज कैलकुलेशन ऑफ टाइम रेशियो। जो पहली चीज आज से पूछी गई है इस सवाल में कि आप टाइम रेशियो को कैसे कैलकुलेट करेंगे। टाइम रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत है ये समझने की कि समय को किस हिसाब से बांटा गया है। सवाल में आपसे बोला गया है कि 1 सितंबर को जाके हमारे बिजनेस का पंजीकरण हुआ और हमारा बिजनेस काम कब से कर रहा था, 1 अप्रैल से काम कर रहा था। यानी कि टाइम रेशियो के लिए हम प्री इनकॉर्पोरेशन का पीरियड कितना लेते हैं, हम प्री इनकॉर्पोरेशन का पीरियड मान के चलेंगे 1 अप्रैल 2021, जिसमें X1 लिखा है, आप 21 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, से लेकर 1 अगस्त बोल सकते हैं या 31 जुलाई बोल सकते हैं। 1 अगस्त बोलेंगे तो आसान इसलिए है क्योंकि सवाल में वही चीज़ लिखी गई है। यानी कि ये 4 महीने का जो समय हमको देखने मिल रहा है, ये 4 महीने का समय प्री इनकॉर्पोरेशन का है। और जब हम बात करते हैं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की, तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में भाई जाहिर बात है 1 सितंबर के बाद से जितनी भी बिजनेस ऑपरेशंस हमारी कंपनी ने कंडक्ट किए हैं वो सारे ही पोस्ट इनकॉर्पोरेशन को बिलोंग करते हैं, जो कि ख़त्म हो रहा है 31 मार्च 2022 को या X2 को। यानी ये टोटल में हो गया हमारा 8 महीने। तो जब हम टाइम रेशियो की बात करते हैं तो हमारा टाइम रेशियो का आंसर आ जाता है 4:8, या शॉर्ट टर्म में हम कर सकते हैं इसको 1:2। ये हो जाता है हमारे टाइम रेशियो का आंसर। यहाँ पे हमने टाइम रेशियो कैलकुलेट करना सीख लिया, यानी जो भी खर्चे और जो भी इनकम टाइम रेशियो पर डिवाइड होने लायक है वही टाइम रेशियो के आधार पर डिवाइड होगी। अब सवाल का अंतिम और आखिरी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमसे क्या कह रहा है कि आपने हमें बताना है सेल्स रेशियो क्या होती है। और सेल्स रेशियो के लिए आपसे कहा गया है कि पहले महीने के जो पहले सेल्स हैं वो आने वाले 8 महीनों के सेल से 2 गुने रहे हैं। हमारे पास इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है और इसी इन्फॉर्मेशन के आधार पे हमें सेल्स रेशियो निकालना है। सेल्स रेशियो निकालने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक टारगेट गुरुकुल के बीकॉम 5th सेमेस्टर का बैच नहीं लिया है, क्या कर रहे हैं आप लोग? सारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। एक्सपर्ट मेंटोरशिप मैं जहाँ मैं हूँ और मेरी टीम है, और हम लोग साथ में आपको हर सब्जेक्ट का एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करें, चाहे वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो, GST हो, एंड एज लो एज 599। तो देर मत करिए, आप लोग ऑलरेडी बहुत देर कर चुके हैं। और अगर आपने अभी भी नहीं लिया है बैच तो आपको एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखने चाहिए कि किस प्रकार बीकॉम 5th सेमेस्टर के सारे पेपर्स को इतनी अच्छी तरह से ट्विस्ट किया है। और पता है इस बार एक और चीज़, स्पेशली मेरे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में एक और चीज़, एक और कह सकते हैं हम फ्रिंज बेनिफिट लेकर आए हैं मैं मेरी टीम। हर यूनिट के बाद हम MCQ सॉल्व करवा रहे हैं। अभी जो पहला यूनिट ख़त्म हुआ बीते सैटरडे को, उसका MCQ हमने सॉल्व किया था, जिसमें हमने इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, जितनी चीज़ें पढ़ी, इक्विटी शेयर्स, उनके सबसे रेलेवेंट MCQs किए। तो यदि आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक रुक के और 2x की स्पीड पे क्लास करना चाहते हैं तो आपको उसका भी रिजल्ट दिखेगा, और आपने पूरे टाइम बैच पढ़ के और यूनिट वाइज अगर MCQ लगाया है उसका भी आपको बेनिफिट दिखेगा। ये आपका 5th सेमेस्टर है, इसके बाद 6th सेमेस्टर है, और अगर आपने बीकॉम ऑनर्स नहीं करना है तो ये आपका अंतिम साल है। द क्लॉक इज़ रनिंग आउट, आप और वेट नहीं कर सकते हैं। जाइए, बैच खरीदिए और अपनी तैयारी पूरी रखिए, क्योंकि इस बार पेपर लेवल वाला होगा। सो विद दैट बीइंग सेड, आइए जरा बात करते हैं हम सेल्स रेशियो के बारे में। हमारा क्वेश्चन जहाँ पे था, तो मैं आपको सिखा रही थी कि सेल्स रेशियो किस तरह से कैलकुलेट होगा। कैलकुलेशन ऑफ
सेल्स रेशियो। सवाल में हमारे पास बस इतनी बात कही गई है कि एक समय का रेशियो एक समय के रेशियो से 2 गुना है। अब यहाँ पे हमारे पास टाइम रेशियो तो है ना, हमें ये तो पता है कि पहले 4 महीने हमारे प्री इनकॉर्पोरेशन के हैं और उसके बाद वाले 8 महीने हमारे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के हैं। तो यदि हम सवाल की भाषा को देखें, एक बार वापस से मैं दिखा रही हूँ आपको सवाल ने जो कहा है, सवाल की भाषा हमसे कही है द एवरेज मंथली सेल्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 मंथ्स, पहले 4 महीने में दुगनी थी अगर हम बात करें अगले 8 महीने के मुकाबले में। तो कम से कम हमें इतना तो पता है हमारे सॉल्यूशन के थ्रू कि हमारे पास टाइम कितना है, हमारे पास 4:8 के रेशियो में टाइम है। अब सवाल की अगर हम बात कहें, यदि हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमने जो वेट असाइन किया है, हमने जो वेट असाइन किया है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन मंथ को x है, तो फिर उसके बेसिस पे हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि लेट द वेट, उठा लेती हूँ मैं सोल्यूशन के लिए ब्लू पर्पल पेन, लेट द वेट असाइंड बी x। ठीक है, यदि हम x को वेट असाइन कर देते हैं और अब इसके हिसाब से सवाल सॉल्व करें, हमसे रेशियो पूछा गया है, तो रेशियो क्या हो जाता, ऐसी स्थिति में हमारा रेशियो अगर पहले 4 महीने में दुगना है तो 4 × 2x इज प्रपोर्शनेट टू, आपको बोला गया कि अगले 8 महीने में क्या है, अगले 8 महीने में ये 4 पहला 4 महीने 8 महीने का दुगना है, यानी कि 1x या केवल इसको x भी लिख सकते हैं × 8। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 8x इज टू 8x, यानी कि हमारा जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:1। सेल्स रेशियो कितनी आ गई हमारी, 1:1। यानी कि जब हम बिजनेस के टोटल सेल्स की बात करेंगे तो सेल्स की बात में हमारा कंप्लीट सेल्स 1:1 के रेशियो में बराबर डिवाइड होगा, यानी बराबर डिवाइड होगा। जबकि अगर जो चीज़ें टाइम रेशियो के हिसाब से डिवाइड होने वाली हैं वो 4:8 के रेशियो में डिवाइड होंगी। ये आपके सवाल का सल्यूशन है और ये इनकॉर्पोरेशन का एक बहुत ही बेसिक सवाल मैंने लगवाया था। क्या एग्ज़ाम में इतना आसान सवाल आएगा, चांसेस कम है, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इतना बेसिक सवाल आने के चांसेस एज आई सेड कम है। अगर होगा तो हो सकता है पहले 10 सवालों में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने मिले, वैसे जनरली इसके चांस बहुत कम है। हाँ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको ये भी करना रहे और फिर इसके बेसिस पे आपको सेल्स की फिगर दी रहे और उस सेल्स के फिगर को आपको फिर इस रेशियो में डिवाइड करना रहे, तो फिर आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप यहाँ पे अपने वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसके स्क्रीनशॉट को ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में छोटी छोटी चीज़ें, लेक्चर ख़त्म होने से पहले कुछ चीज़ें मैं इसमें और बताना चाहूँगी आपको। जैसे प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स मैंने बताया 2 तरीके हैं। ज़्यादा कौन सा तरीके का इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर हम उनको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं और अगर हमारे प्री इनकॉर्पोरेशन लॉसेस होते हैं तो उसको बिजनेस एक्विजिशन कॉस्ट बनाकर हम गुडविल में से घटा देते हैं। बिजनेस एक्विजिशन कॉस्ट ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर हमें प्री इनकॉर्पोरेशन की स्थिति में प्रॉफिट्स होते हैं, अगर हमें प्री इनकॉर्पोरेशन की स्थिति में प्रॉफिट्स होते हैं तो ये प्रॉफिट्स हमारे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में दिखते हैं, यानी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। जबकि अगर लॉसेस होते हैं तो हमारे जो ये लॉसेस होते हैं उनको बिजनेस एक्विजिशन कॉस्ट नाम से गुडविल में दिखाया, गुडविल के एक पार्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। आइदर केसेस में इनकी जो ट्रीटमेंट होती है वो नॉर्मल प्रॉफिट्स या लॉसेस के थ्रू नहीं होती है, की तरह नहीं होती है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ और हमने जानी आज कि ज़रूरी नहीं है कि एक नया बिजनेस ही एग्जिस्टेंस में आ रहा हो। एक पुराने बिजनेस को, एक किसी चलित बिजनेस को कोई संस्था अगर टेकअप करती है तो वो भी एज अ पार्ट ऑफ
प्री इनकॉर्पोरेशन या पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स या लॉसेस दिख सकता है। सो विद दैट बीइंग सेड, ये था आपका डेमो लेक्चर यूनिट 2 के पहले चैप्टर का, जिसमें इंट्रोडक्शन के साथ साथ मैंने एक न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करवाया। और न्यूमेरिकल्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि एमसीक्यूज़ में न्यूमेरिकल के आधार पर ही आपको मैक्सिमम सवाल देखने मिलेंगे। अगर आप पिछले साल के पीवाईक्यूज़ उठा लें तो आपको देखने मिलेगा कि लगभग 25 सवाल न्यूमेरिकल बेस्ड हैं। यानी अगर आप एक अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप इन न्यूमेरिकल्स को लगाइए और बैच में आइए मेरे साथ। लाइव क्लासेस में आपके सवाल रियल टाइम होते हैं, मेरे जवाब रियल टाइम होते हैं और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हर एक यूनिट को, हर एक चैप्टर को मैं लगभग 8 लेक्चर्स में डिवाइड करती हूँ या 6 लेक्चर्स में, जिनमें से आपकी 40% कवरेज तो थियोरेटिकल होती है मगर 60% न्यूमेरिकल होती है। जो कॉलेजेस में क्लासेस में नहीं कराए जाते हैं वो सारी कवरेज यहाँ कराई जाती है। किसका इंतज़ार कर रहे हैं आप? आइए ज्वाइन करिए बैच और मेरे साथ जुड़िए लाइव, एंड होपफुली आई विल सी यू ऑल इन द लाइव बैचेस। सो विद दैट बीइंग सेड, अपना बहुत अच्छा ध्यान रखिए। दिस इज़ योर एजुकेटर साक्षी। मिलेंगे हम लाइव बैच में। थैंक यू वेरी मच।